जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो भैया आज हम पढ़ते हैं 9 और 10 के करंट अफेयर्स, मई के करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो भैया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दोहा डायमंड लीग 2023 में जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो भैया इसमें इन्होंने नीरज चोपड़ा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दोहा डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने भी यह पहला स्थान प्राप्त किया। अब इसके बारे में देख लेते हैं। डायमंड लीग ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स प्रतियोगिता का एक वार्षिक श्रृंखला है। डायमंड लीग 2023 ये श्रृंखला लिखा हुआ है का पहला इवेंट दोहा में आयोजित किया गया। दोहा में हो रहा यह इवेंट डायमंड लीग सीरीज का पहला चरण है। डायमंड लीग के अलावा अलग अलग चरणों के पहले चरण दोहा डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने भी यह पहला स्थान प्राप्त किया है। नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर भाला फेंककर दोहा डायमंड लीग का टाइटल खिताब जीता है। टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता वाले चेक गणराज्य के खिलाड़ी जैकब वर्डलेविच दूसरे स्थान पर रहे। ग्रेनाडा के एडरसन पीटर तीसरे स्थान पर रहे। 2023 डायमंड लीग 5 मई से 17 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। 17 सितंबर को भी इसका फाइनल यूजीन में इसका फाइनल होगा। पिछले साल 2023 में ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर भाला फेंककर डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया था। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, सितवे पोर्ट किस देश में स्थित है। तो भैया सितवे पोर्ट हमारा म्यांमार देश में स्थित है। यानी सितवे पोर्ट किस देश में स्थित है, तो सितवे पोस्ट म्यांमार देश में स्थित है। हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट है। कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सहायता से सितवे पोर्ट का म्यांमार में विकसित किया गया है। यानी भारतीय सहायता से सितवे पोर्ट का भी विकसित किया गया है। इसका विकास किसके द्वारा हुआ, तो भारतीय की सहायता के द्वारा इसका विकास हुआ है। हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता से सितवे बंदरगाह म्यांमार तक जहाज यात्रा का उद्घाटन भी हाल ही में किया गया है। कालादान मल्टी मॉडल परियोजना क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत और म्यांमार के बीच में एक भी संयुक्त परियोजना है। कालादान मल्टी मॉडल परियोजना भारत और म्यांमार के बीच में एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत और म्यांमार में व्यापक क्षेत्र के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत सड़क, नदी, बंदरगाह आदि के माध्यम से कोलकाता और म्यांमार से और फिर म्यांमार से कालादान नदी से भारत के ऊपरी पूर्वी राज्यों तक को जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट भैया देख लेते हैं। कैथरीन साइबर ब्रेंट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। यह किस देश की क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, तो भैया ये इंग्लैंड देश की क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। कैथरीन साइबर ब्रेंट किस देश की खिलाड़ी हैं, तो भैया ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। अब इनके बारे में जान लेते हैं। इंग्लैंड की तेज गेंदबाज कैथरीन साइबर ब्रेंट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 2022 में टेस्ट विकेट से संन्यास ले लिया था। वर्ष 2004 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम में हिस्सा थी। इन्होंने सभी प्रारूपों में कुल 335 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है। तो भैया ये चलाई गई है उत्तराखंड राज्य द्वारा। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा भी चलाई गई। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भी युवाओं को विदेश में नौकरी पाने के लिए तैयार करना। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना का उद्देश्य है राज्य के युवाओं को विदेश में नौकरी पाने के लिए तैयार करना। उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। गौरा देवी कन्याधन योजना है, घसियारी कल्याण योजना है, उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना है, वीर चंद्र श्री गढ़वाली
पर्यटन योजना, रोजगार योजना, ये उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं हैं। और वैष्णवी सुरक्षा योजना, ये उत्तराखंड की भैया प्रमुख योजनाएं हैं जो हमारी इम्पॉर्टेंट हैं। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में विजाग टेक पोर्ट का निर्माण की आधारशिला रखी गई है? तो भैया ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रखी गई है। तो विजाग टेक पोर्ट की स्थापना भैया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रखी गई है। अब ये देख लेते हैं, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम में 21,844 करोड़ रुपए के विजाग पार्क की आधारशिला रखी है। अडानी समूह द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किए जा रहे 40 मेगावाट डाटा सेंटर डाटा गति और इंटरनेट जैसी ब्रॉडबैंड सुविधाओं की भविष्य की गतिशीलता को बदलने में मदद करेगा। इस डाटा सेंटर पार्क में आईआईटी बिजनेस पार्क, कौशल विकास केंद्र और मनोरंजन सुविधाएं हैं। यानी भैया इस विजाग पार्क में भैया आईआईटी बिजनेस पार्क है, कौशल विकास केंद्र है और मनोरंजन के आदि साधन उपलब्ध कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भैया पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग्स का आयोजन भैया जर्मनी में किया गया है। यानी किस देश में पीटर क्लाइमेट डायलॉग्स का आयोजन किया गया है? तो भैया ये जर्मनी में किया गया। हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। जलवायु परिवर्तन पर पीटरबर्ग संवाद 2 से 3 मई 2023 ये 2023 है, 23 से बर्लिन में आयोजित किया गया। इसकी मेजबानी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की गई। उद्घाटन अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने 15 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग मार्ग को प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्थाओं को साफ करने, जीवन ईंधन के उपयोग को कम करने और हर क्षेत्र में भैया डिकार्बोनाइजेशन को चलाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो भैया असम राज्य में बनाया जा रहा है। यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। असम राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया जा रहा है। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क असम राज्य में बनाया जा रहा है। इस पर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। इसे भी असम में कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये जोगी घोपा में बनाया जा रहा है। जोगी घोपा में ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया जा रहा है। भारतमाला परियोजना क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके अंतर्गत आर्थिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर और इंटर कॉरिडोर, राष्ट्रीय कॉरिडोर और तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह संपर्क और सड़क आदि का निर्माण होता है। यह भैया मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुद्रा और वित्त रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो भैया मुद्रा और वित्त रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में मुद्रा और वित्त रिपोर्ट जारी की गई है। इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त रिपोर्ट 22-23 के लिए मुद्रा और वित्त का एक रिपोर्ट जारी की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस रिपोर्ट में सतत विकास और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में ध्यान केंद्रित किया है। यह रिपोर्ट कार्बन उत्सर्जन को कम करने, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत को फोकस को दर्शाती है। इसकी थीम है टूवर्ड्स एंड ग्रीन क्लीनर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोबल रेस को पूरा करने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोबल रेस को पूरा करने वाले भारतीय भैया बने हैं अभिलाष टॉमी, इसके भारतीय बने हुए हैं। तो इनके बारे में जान लेते हैं, अभिलाष टॉमी के बारे में। अभिलाष टॉमी ने गोल्डन ग्लोबल रेस पूरी की है। मई 2023 में दूसरे स्थान पर रहे। कमांडर अभिलाष टॉमी सेनावर्ती ने गोल्डन ग्लोबल रेस GGR को पूरी की, जो दुनिया भर में एक
एकल नॉन स्टॉप नौका दौड़ है। अंत में समुद्र में नौकाएं कराने के 236 दिनों के बाद ज़मीन पर कदम रखती हैं। यानी 236 दिनों का भैया ये होता है। यानी इसकी नौकाओं की दौड़ होती है और ये नॉन स्टॉप होती हैं। वह तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड के भी प्राप्त करता है, जिसने 22 मार्च 2022 को गोल्डन ग्लोबल रेस 2022 में अपने भागीदार की घोषणा की थी, जो कि सबसे खतरनाक और पागलपन भरे प्रयासों में से एक थी। GGR 4 सितंबर 2022 को शुरू हुआ था। हाल ही में कौन ब्रो के IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले के रिकॉर्ड की बराबरी की है करता है? तो भैया कौन किसने किया है बराबरी? तो युजवेंद्र चहल ने भैया किया है। हमारा बी ऑप्शन भैया करेक्ट है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। चहल ने ब्रोक में IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड की बराबरी की है। चहल ने IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए चेन्नई सुपर किंग के पूर्व ऑलराउंडर ब्रोक को रिकॉर्ड की बराबरी की है। सनराइज हैदराबाद के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 4 विकेट लिए। चहल और ब्रो दोनों के नाम अब 83 विकेट हो गए हैं। 2013 में अपनी शुरुआत के बाद उन्होंने 142 मैच खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, हाल ही में किसे 7 मई 2023 को नई दिल्ली में शताब्दी पुरस्कार की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो भैया पंडित रामकृष्ण को शताब्दी पुरस्कार से शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया। 7 मई 2023 को 97 साल की उम्र के समाजवादी रामकृष्ण मैन ऑफ द सेंचुरी बने। पूर्व लोकसभा सांसद पंडित रामकृष्ण को 7 मई 2023 को नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष यानी मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया। वह एक बार लोकसभा के लिए 1997 में और 4 बार राजस्थान विधानसभा के लिए 1962, 1967, 1974 और 1990 में चुने गए। यह पुरस्कार उन्हें प्रसिद्ध सामाजिक विचारक और सांसद मधु लियमे के जन्म शताब्दी समारोह पर प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, हाल ही में मई 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक सीमा हाट पर आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो भैया ये आयोजन सिलाहट में हुआ है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच एक बॉर्डर हाट का उद्घाटन सिलाहट में भोलागंज में हुआ है। कहाँ भैया हुआ है? तो सिलाहट के भोलागंज में हुआ है। बांग्लादेश के सिलाहट और भारत में मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों के बीच की सीमा पर स्थित भोलागंज में एक नए बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है। बॉर्डर हाट बुधवार को शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संचालित होगा। इसमें भारत के 26 स्टॉल और बांग्लादेश के 24 स्टॉल होंगे, जो प्राकृतिक वस्तुओं को शुल्क मुक्त बेचेंगे। सिलाहट संभाग यह चौथा सीमा हाट है, जिसमें से 3 वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। 3 और सीमा हाट संभाग में खोले जाने की योजना है। बॉर्डर हाट व्यापार की मात्रा के मामले में छोटे हो सकते हैं, लेकिन वे सीमा के दोनों किनारों को लोगों को जोड़ने, ज्ञान साझा करने और लोगों से संपर्क बंध को गहरा करने के मामले में महत्वपूर्ण हैं। पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन 2011 में मेघालय के पश्चिम गोरा हिल्स जिले के क्लाइचर और बांग्लादेश के कुरीग्राम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नई पीढ़ी में सामरिक एयरलिफ्ट पहले एयरबेस C-295 ने किस दिन को भारत के लिए पहली उड़ान सफलतापूर्वक की है? तो भैया 5 मई को पहली उड़ान सफलतापूर्वक की है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। नई पीढ़ी के सामरिक एयरलिफ्ट पहले एयरबेस C-295 की 5 मई को भारत के लिए पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। यह एयरबेस C-295 सामरिक एयरलिफ्ट में 5 मई को भारत ने अपनी पहली उड़ान पूरी की, जो 2023 में दूसरी छमाही तक इसकी डिलीवरी की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारतीय वायुसेना की विरासत AVRO बेड़े में बदलने के लिए भारत ने सितंबर 2021 में 56
295 विमान प्राप्त किए। पहले 16 विमान को स्पेन के सिविल और असेंबल किया जाएगा और फ्लाई अवे स्थित प्रभाग में डिलीवरी किया जाएगा। फ्लाई अवे स्थित में भारत को डिलीवरी किया जाएगा। एयरबेस के साथ औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के रूप में भारत ने टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा निम्नलिखित 40 विमानों के निर्माण और संयोजन किया जाएगा। गुजरात में बन रही C-295 फाइनल असेंबली लाइन निजी क्षेत्र में पहला ठोस बड़े पैमाने में मेक इन इंडिया रक्षा कार्यक्रम है। यानी कौन सा कार्यक्रम है? मेक इन इंडिया रक्षा कार्यक्रम। ग्लोबल C-295 प्रोग्राम में 29 ऑपरेटर से लगभग 280 ऑर्डर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है भैया, भारत ने मई 2023 में सेब आयात नीति के संबंध संशोधन किया है। भारत ने मई 2023 में सेब आयात नीति में संशोधन किया है। किस देश को नीति से बाहर रखा गया है? तो यह भूटान को नीति से बाहर रखा गया है। भारत ने मई 2023 में सेब आयात नीति का संशोधन किया है। केंद्र सरकार ने उन सेबों के आयात पर रोक लगा दी जहां लागत, बीमा और माल ढुलाई आयात मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम से कम और उसके बराबर है। 50 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक कीमत वाले सेबों को आयात नीति को मुक्त बनी हुई है। सेब आयात नीति के लिए किया गया संशोधन भारत के पड़ोसी देश भूटान पर लागू नहीं होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।